हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं मनोज कुमार बंसल आज आपसे डिस्कस करने आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका डिस्कशन अब जो नीट और जेई के एग्जाम थे उनमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में बोहर थ्योरी के साथ साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिस्कशन भी इंक्लूड हो गया है नए सिलेबस के अंदर। तो हम चाहते हैं कि आप उस नए सिलेबस को अपडेटेड करके ही सब कुछ पढ़ें। वैसे नॉर्मली कोचिंग क्लासेस में ये सब डिस्कस ऑलरेडी हो रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे चैप्टर का टारगेट है, ठीक है जी। अब इसमें जो पहला टारगेट रहेगा वो आपके पास रहेगा कैथोड रेस का, ठीक है। ये कैथोड रेस, पहला कैथोड रेस पे हमारा फोकस रहेगा। देन चार्ज टू मास रेशियो यानी ई बाय एम पर डिस्कशन करेंगे। देन एनोड रेस के बारे में बात करेंगे हम लोग। देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो सबसे लेट डिस्कवरी थी 1932 में, उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर थॉमसन मॉडल की बात होगी, रदरफोर्ड मॉडल की बात होगी, और फिर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। सबसे पहली बात, इंट्रो की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन क्या है? व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन? देखिए, जब भी मैं आपसे बोलूं कि आपको एटम के बारे में कुछ बोलना है तो आप क्या कहेंगे? एटम का जो लिटरल मीन है, अगर मैंने आपको कहा एटम के बारे में आपको बात करनी है, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ना जी, ए, इसका मतलब है नॉट। और जो बाद का टीओएम है, टीओएम, इसका जो लिटरल मीन है वो है डिवीजन। जिसका डिवीजन पॉसिबल ना हो पाए, जिसका डिवीजन पॉसिबल ना हो पाए, उसको हम लोगों ने एटम बोल दिया है। तो आज की डेट में जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड की कोई रिलेवेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जहां से स्टार्ट हुआ वहां से अगर हम देखें तो एटम वर्ड का मतलब था नॉन डिविजिबल। तो हुआ क्या जी? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स had been proposed by as early as 400 बिफोर क्राइस्ट, 400 बीसी। अगर आप 2024 में अपनी जिंदगी जी रहे हैं अभी, तो इससे भी 400 बीसी, by Indian and Greek philosophers who were of the view that atoms were the fundamental building blocks of the matter. मैटर, जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया। मैटर क्या? जो मास ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास जिसके अंदर हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मटेरियल है, जो मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मटेरियल या मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपके पास है एटम। यानी जैसे कि आपका घर ब्रिक्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि हम मैटर की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, वो किनसे मिलकर बना हुआ है? एटम्स से मिलकर बना हुआ है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन साइंटिस्ट बेसिस इन 1808। तो 1808 में जिस साइंटिस्ट ने ये बात रखी आपके दिमाग में, उसका जो नेम था वो था जॉन डॉल्टन, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो इस नाम को, जॉन डॉल्टन। तो आइए, जो एटॉमिक थ्योरी है उस पर हमारा फोकस हम करते हैं। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या लिखा हुआ है जी? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर इनडिविजिबल। वही मैंने आपसे कहा था, जो एटम है वो इनडिविजिबल है। तो पहली बात, अगर आप नोट्स बना रहे तो पहली बात, जो एटम है वो आपके पास इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब क्या हुआ? जिसका डिवीजन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वर्ड का लिटरल मीन ही यही है, इनडिविजिबल। ऑल एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। देखिए, अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग टू जॉन डॉल्टन, अकॉर्डिंग टू 1808 एटॉमिक थ्योरी, जो क्लोरीन है उसके सारे के सारे एटम्स, ऑल एटम्स आर सेम। इन्होंने कहा जितने भी क्लोरीन के एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, मास में और प्रॉपर्टीज में। मान लीजिए मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूं और इसका मास
मेरे पास 35.5 है, ठीक होगी बात, 35.5 है, तो प्रॉपर्टीज में भी और मास में भी मान लीजिए से पंजेंट स्मेल आ रही है, तो कुल मिलाकर किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में क्या होंगे जी, सेम होंगे। अब इसके बाद तीसरी बात जो हमें जॉन डाल्टन ने बताई है, इट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, और वैसे भी आपको पता होगा कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन है। तो कहा गया क्या कि मान लीजिए मैं मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा रहा हूं, ठीक है जी, तो यहां जो मेरे पास इस कंबशन के बाद CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का टोटल मास है 16 ग्राम इधर है, इधर आपके पास 64 ग्राम्स है, तो यहां जब आप बनाओगे तो 44 ग्राम्स ऑफ द CO2, 18 ग्राम्स ऑफ द वाटर, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों CO2 और वाटर के सम के बराबर होगा। इसी को कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कि आप मेरे साथ मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या, किसी एक सबस्टांस, जैसे हम पानी की बात कर लें, इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:16 ही रहेगा, चाहे सोर्स उसका कोई भी हो, चाहे मैं उसको लेक वाटर किसी झील से उठा कर लाऊं, या किसी रिवर वाटर पानी को किसी नदी से भर कर लाऊं, या मैं किसी ओशन से इसको लेकर आऊं, कुल मिलाकर लेबोरेटरी में चाहे मैं प्रिपेयर करूं, चाहे वो रेन वाटर हो, तो चाहे मैं पानी का सोर्स कुछ भी कर दूं, वाटर का सोर्स में कुछ भी कर दूं, लेकिन फिर भी जो वाटर का कॉम्पोजिशन है वो 2:16 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। ये कहा गया कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में। कुल मिलाकर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को, कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, इवन जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो तो दिया ही डाल्टन ने। इट रिगार्ड्स द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जैसा कि हम बोलकर आए थे कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है, जो मटेरियल है मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो मिलकर बना हुआ है किनसे, एटम से। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मोटी मोटी बात हमारे सामने क्या आई है, वो हमारे सामने आई है कि सारा के सारा मैटर वो जो एटम से मिलकर बना है, एटम इनडिविजिबल है, ठीक होगी बात। दूसरी, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं वो हर पर्सपेक्टिव में सेम रहते हैं। तीसरी बात उसने कहा जी कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको ही समझा पाएगा, ठीक होगी बात। नेक्स्ट, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी जल से बनी है, वैसे मैटर एटम्स से बना हुआ है, ठीक है जी। अब ये कि हर थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, हर थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, तो उस कंप्लीशन को हम किस फॉर्म में देखते हैं कि वो फेलुअर की तरफ जा रही है। और जो फेलुअर की तरफ जा रही है थ्योरी, ठीक है जी, जो थ्योरी फेलुअर की तरफ जा रही है तो उसको हम समझते हैं कि इसमें फेल क्या हुआ। देखिए आप, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इट वाज नोन दैट substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged। अब देखो जी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन की कहानी है वो फेराडेज के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें आप पढ़ते हो। तो अगर हम डाल्टन पे ये सोचें कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की थ्योरीज हमें एक्सप्लेन करेगा, तो वो यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट्स towards the end of the 19th century and beginning of the 20th century established that atom are made of subatomic particle। तो किसी भी एटम के अंदर मुझे सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखते हैं। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन है जी, इलेक्ट्रॉन है। वो कौन है जी, प्रोटॉन है। वो कौन है जी, न्यूट्रॉन है। वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो प्रूव हो गए, क्या
मेड ऑफ द सबस्टांसेस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम इसकी डिस्कवरी, इसका चार्ज, इसका मास, इसकी डिस्कवरी, प्रोटॉन, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो आपका डाल्टन्स थ्योरी है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। किस बात का जिक्र नहीं है? क्या कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और कॉन्सेप्ट दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इस बात का कोई जिक्र था नहीं। अब मेन है कैथोड रेस का हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। हमारा कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। उसमें क्या लिखा जा रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्रुक्स ट्यूब, क्रुक्स डिस्चार्ज ट्यूब, ये सामने आपको दिख ही रही है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में है क्या? ये हार्ड ग्लास की बनी हुई एक, ये हार्ड ग्लास की बनी हुई एक आपके पास ग्लास की बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। अब आजकल तो आपके घरों में टीवी लगे हुए हैं बड़े बड़े, कोई 40 इंच का है, कोई 65 इंच का है, कोई 55 इंच का है, कोई 50 इंच का है। लेकिन ये जो आपके पास है पुरानी वाली टीवीज की अगर हम बात करें, तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब, जिसके थ्रू आप टीवी देखा करते थे ना, वो थी आपके पास कैथोड रे ट्यूब। उसमें जो दो एंड है, इस एंड पे भी एक इलेक्ट्रोड रहेगा, दूसरे एंड पे भी इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रोड आपको मैं दिखा पा रहा हूं, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई कौन हो गया? कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको आपने क्या बोल दिया? एनोड। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन हुआ? कैथोड। ये आपके पास कौन हुआ? एनोड। नाउ इस डिस्चार्ज ट्यूब में से वैक्यूम पंप की हेल्प से, इस डिस्चार्ज ट्यूब में से वैक्यूम पंप की हेल्प से आपने क्या किया? जो इसके अंदर की एयर थी वो बाहर निकाल ली है, वो बाहर कर दिया आपने। ठीक होगी बात। और फिर आपने 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट का इसमें वोल्टेज दिया है। 10,000 से लेकर 20,000 वोल्ट का वोल्टेज दिया। यहां एनोड, ये कैथोड, और ये पूरी की पूरी आपके पास कैथोड रे ट्यूब हुई। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पास हो रही है उसके मेजरमेंट के लिए अमीटर लगा हुआ है। तो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में सेट हुई है कि एक कैथोड रे ट्यूब है आपके पास, एक साइड कैथोड है, दूसरी साइड एनोड है। जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वैक्यूम पंप से एयर का मैक्सिमम हिस्सा आप निकाल लेते हो। जो प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेट 0.01 mm Hg के अराउंड इसके अंदर रहेगा। ठीक है जी। कैथोड रे ट्यूब में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं इसको। डिस्चार्ज ट्यूब एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है। ये एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है, दैट इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। जो मैंने आपको बताया था, दो कॉर्नर पे एक साइड कैथोड लगा लें, एक साइड एनोड लगा लें आप लोग। ठीक होगी बात। टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द अपोजिट पोल ऑफ बैटरी। The gas taken in the discharge tube was subjected to a very low pressure। देखो बड़ी सिंपल सी बात कई बार मैं करता हूं। आपके घर में जो सॉकेट लगे हुए हैं, आप उसके ऊपर हाथ रख दें तो क्या आप करंट फील कर पाएंगे? तो आंसर है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके और उस वायर या जो मेटल है उसके बीच में एक नॉन कंडक्टर सबस्टांस है, वो है आपके पास एयर। तो मैंने इसीलिए मैक्सिमम एयर को क्या किया है? डिस्चार्ज ट्यूब में से बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। जो प्रेशर हमने लिया वो 10⁻⁻6 atm। अब आप यूं समझे कि 760 mmHg है, तो उसको 10⁻⁻6 mmHg कर दिया है। क्लियर है? अब होगा क्या? होगा ये कि ये अप्रोक्सीमेट 0.01 mm Hg के आसपास का मेजरमेंट है। दैट मीन हमें इलेक्ट्रॉन को उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करना है? मूव करवाना है। द गैस टेकन in the discharge tube was subjected to a very low pressure maintained by the vacuum pump and high voltage 10,000 voltage to generate the cathode rays। cathode ray generate करने के लिए हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया है। डिस्चार्ज ट्यूब दो एंड पे
एक पे कैथोड, एक पे एनोड। इसके अंदर 10 से 20,000 वोल्टेज का वोल्ट का वोल्टेज इसमें हमने जनरेट करना है। वैक्यूम पंप से इसके अंदर प्रेशर वेरी वेरी लो कर दिया, जिससे कि जो करंट हो वो इजीली पास कर पाए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। क्यों? क्योंकि एयर का हाई प्रेशर कंडक्टर नहीं है। 180 एमपी भी हम जो एयर है वो कंडक्टेंस नहीं करवाने देती है, कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करती है, वो इंसुलेटर है। लो प्रेशर क्यों? इस बारे में इसका जवाब है। एट लो प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस टेकन विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जब कभी भी लो प्रेशर होगा, at the low pressure the amount of gas within the discharge tube is less, thereby electrons of the cathode ray will experience very less number of collision। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और वहां एयर आपके पास ना के बराबर है, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को जो कोलिजन है वो महसूस नहीं करनी पड़ेगी, या जो कोलिजन्स हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा? वेरी लेस हो जाएगा। ठीक होगी बात? विद इन द आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स दिस विल हेल्प इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। यू समझे, एक ट्रक है, वो जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई है वो एक ट्रक की तरह है, सामने से इलेक्ट्रॉन एक साइकिल की तरह आ रहा है। तो साइकिल को अगर स्मूथली मूव करना है तो ट्रक को साइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हुआ? आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। दिस विल हेल्प इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द एनोड। एट हाई प्रेशर there are more number of gas molecules that would act as a obstructions in the path of electron, thereby preventing the electron from reaching towards the anode। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में इस कैथोड से यहां एनोड तक आने में मुझे लेस नंबर ऑफ आयंस की रिक्वायरमेंट है। अगर ये ज्यादा होंगे तो नेट मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी कोलिजन ज्यादा होने से, तो हम कैथोड रेज के प्रोडक्शन को यहां शो नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस, दे कास्ट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेडएनएस स्क्रीन प्लेस्ड इन इट्स पाथ। अगर हम ध्यान से देखें, जब भी कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जाएंगे तो इसके रास्ते में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी शेडो सामने बन जाएगी। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें उसकी शेडो सामने बन जाएगी। यहां एक मेटल प्लेट है, उस पर एनोड, और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे कंक्लूजन निकलता है। ऑब्जर्वेशन क्या थी? शेडो बनना। ऑब्जर्वेशन क्या थी? शेडो बनना। और कंक्लूजन क्या है कि अगर मेरा हाथ सीधा जाना चाहता है, अगर मेरा हाथ सीधा सीधा मूवमेंट कर रहा है और इसको रास्ते में अगर रोक लिया जाए तो फिर उसी स्ट्रेट में वो पहुंच नहीं पाएगा। तो अगर ये शेडो बना रही है, अगर यहां से जो आपकी कैथोड रेज मूवमेंट करती हुई शेडो बना रही है, तो इसका मतलब यहां से वो पास नहीं पास हुई तो इसकी शेडो सामने बन गई। तो इसका मतलब इनकी जो मोशन है वो लाइन में, ये क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इनकी जो मोशन है वो लाइन में, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो पहला ऑब्जर्वेशन आया उसी से एक कंक्लूजन आया, ये शेडो बना रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और अगर कहीं आपके पास उसका शेडो बन रहा है तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। They cast the shadow of an object of ZNS screen placed in its path। Cathode rays move from cathode to anode, इसमें तो कोई objection है ही नहीं। Sharp shadow of an object is produced on the ZNS screen in the absence of electrical and magnetic field। Cathode rays travel in a straight line। अगर मैं वहां कोई पर्टिकुलर फील्ड जनरेट नहीं करता, कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधी जाकर सामने टकरा रही है। अदरवाइज मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया। एनसीईआरटी में डायग्राम आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यही कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड में ये कहीं ना कहीं क्या करेंगी? अपने पाथ को डिविएट कर लेंगी। तो वो जेडएनएस स्क्रीन प्रोड्यूस्ड ऑन द sharp shadow
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ZNS स्क्रीन इन द एब्सेंस ऑफ दीज टू। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ये क्या करेंगी? दूसरा ऑब्जर्वेशन है, इनके रास्ते में कोई एक लाइट पैडल रख दिया जाए, मूवेबल पैडल रख दिया जाए, तो वो क्या करती है, उस लाइट पैडल को रोटेट कर देती है। अब रोटेट तभी कर पाएंगे अगर आप देखिए, ये मेरा हाथ है, इस पे कोई आप टकराया, तो जब एक मास मास से कोलिजन करेगा, जब एक मास मास से कोलिजन करेगा, तभी तो चांसेस होंगे ना किसके, रोटेशन के, मूवमेंट के, ट्रेवलिंग के। तो वो कह रहा है कि एक लाइट पैडल व्हील को इन्होंने क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया। अगर लाइट पैडल व्हील को रोटेट करवा दिया गया है, तो इससे साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि कहीं ना कहीं ये मैसिव है, इनके अंदर मास है। दिस शोज दैट कैथोड रेज कंटेन्स द मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग बोथ मास एंड वेलोसिटी। इसमें मास भी और वेलोसिटी भी है, ठीक हुई बात। रेज आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल। होगा क्या, अगर मुझे इनकी प्रेजेंस चेक करनी है, पहली बात नंबर 1, जो कैथोड रेज है वो सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, ये जो कैथोड रेज है, सेकेंड लाइन, कैथोड रेज मटेरियल से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन से ही इसके अंदर, और इसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है। नाउ रेज आर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल, ZNS CDS था ना, द रेज नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज। ये इसका एक पहले ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर एक कंक्लूजन हो गया कि हम इनको अपनी नेकेड आई की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। दे गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये प्लस की तरफ मुड़ जाएंगी, एंड द मैग्नेटिक फील्ड वहां ये डिविएट हो जाएंगी। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया था कि कैथोड रेज आ रही हैं, रास्ते में इसके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, उसका शेडो बना रही हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है जी, ये लाइट पेडल को उसने घुमा दिया, यानी इसमें वेलोसिटी भी है, इसके अलावा ये मैसिव भी है, मास भी है इसके अंदर। ठीक हुई बात। नाउ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो जब ये कैथोड रेज यहां से निकली है, जब कैथोड रेज यहां से मूव करी, ठीक है जी, ये कैथोड रेज यहां से मूव करते 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 डिफ्लेक्ट हो गई है। डिफ्लेक्ट होने से मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। The above observation lead to the conclusion that cathode rays consist of negatively charged particles. These charged particles were identified as the electrons. तो यहां तालियां होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। आयरिश फिजिकिस्ट जॉर्ज जॉनस्टन स्टोनी, ये बहुत पुराने टाइम पे एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो नाम इलेक्ट्रॉन है ये किसने दिया। तो एक आयरिश आपके पास फिजिकिस्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, तो उस बंदे का नाम है स्टोनी। नेम्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन। उससे पहले इसको हम नेगेट्रॉन बोलते थे, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इसको बोलते थे नेगेट्रॉन। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तो स्टोनी ने इसका नाम रखा क्या, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन and his team of British physicists identify it as a particle in 1897। ठीक है जी, चार्ज टू मास रेशियो की बात हम करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की बात हो जाएगी। तो इसमें बच्चों को जनरली एक सजेशन देता हूं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, जिसको कि आरए मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई किया गया, आरए मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई किया गया। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आरए मिलिकन ने पता लगाया था। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU है। इतना आप जानते हो फिजिक्स पढ़कर कि अगर कूलम में लिखा जा रहा है तो ये MKS यूनिट है, अगर ESU में लिखा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं CGS यूनिट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक होगी बात। उसके बाद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था ये किसी लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर देती हैं, तो मास तो इनमें होगा ही होगा, वेलोसिटी इनमें होगी होगी, तो वो आपके पास है 9.1 इंटू 10⁻⁻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 
-31 kg, और इसी को अगर सीजीएस में लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 28 ग्राम्स। ठीक होगी बात। इन 1897 जे थॉमसन मेजर्ड द चार्ज टू मास रेशियो, और चार्ज किसने निकाला था? वो निकाला था आर ए मिलिकन। इस एक्सपेरिमेंट को भी मैं आपको समझाऊंगा जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है जी। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ है, तो ये मान लीजिए आप। ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वहां से उसने E/m रेशियो निकाला। और आप जैसे ही कूलम पर केजी में जाना चाहते हैं, तो यहां मैं आपको बता दूं कि कूलम ये उठाओगे, केजी ये उठाओगे। जब 1.6 इंटू 10⁻19 और 9.1 इंटू 10⁻31 का रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा। और इसीलिए जब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाऊंगा, कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में जाऊंगा, तो वहां मैं आपको बोलूंगा इसका E/m रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। इसका E/m रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। चार्ज एंड मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो बदल ही नहीं रहा। जो कैथोड रेज है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो इलेक्ट्रॉन है, वो तो कभी बदल ही नहीं रहा। द E/m रेशियो केम आउट टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मैंने उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली मैटर नहीं कर रहा, उसका E/m रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसका E/m रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और द कैथोड मटेरियल टेकन, हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब में वो जो मेटल लिया वो कौन सा मेटल लिया, इस बात पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कंक्लूडिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हमारे जॉन डाल्टन सर 1808 में नहीं बता पाए। तो अगला डिस्कशन हमारे पास जो शुरू होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ द एनोड रेज। तो ये कैथोड रेज का डिस्कशन था। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उधर 12th क्लास का मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा हूं, साथ में डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो कनेक्टेड रहिएगा केमिस्ट्री वाले सर से। ये हाईली हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। कैथोड रेज और चैप्टर की शुरुआत से हमने इसको टारगेट किया, अब ये कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है जी।